मैंने कल आपको जो कन्वर्जन के बारे में बताया था, आई होप कि वो कन्वर्जन के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रखा है। और इवन आपको पता होगा कई हमारे में से हैं, हमारे फ्रेंड हैं, वो अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो आप देखिए जॉब करने पे मतलब इतने साल बाद हमें जॉब में भी दिक्कत आ सकती है, कैलकुलेशंस में, हमें इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए प्लीज अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, बार बार कहूंगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। सिर्फ एग्जाम की तरफ ध्यान ना दें कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए बेटा, मैं नेक्स्ट जो करवाने वाला हूं, आज के टॉपिक जो होंगे वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेस पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेस पे है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा आपको करवाऊंगा, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कुछ बेसिक बातें करवाऊंगा आपको। आपको सजेशन सिर्फ इतनी है, ऑब्वियसली मेरा फायदा होगा, आप ये सोचो कि सर का भी फायदा है, फायदा ऑब्वियसली सब दोनों तरफ है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो उससे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स कंप्लीट कर लें। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो मैंने आपको दिया हुआ अलग से कोर्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स है, वो जरूर कर लें पहले, क्योंकि मशीन डिजाइन तब समझ आती है जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, आपके मटेरियल में स्ट्रेंथ होती है, तभी मशीन डिजाइन आपका कंप्लीट होगा। तो मैं अभी के लिए एक बार एक लेक्चर ले सकता हूं जिसमें मैं आपको बेसिक करवाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अगर कहोगे कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं तो वो टाइम लगेगा उसमें, तो इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स प्लीज उसको पहले कर दे। ओके, लाइव जो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल है, जाइए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स लें और पहले उसको खत्म कर लें, क्योंकि वो ऑलरेडी करवा चुका हूं, उसको खत्म करना आपको 2-3 दिन लगेंगे, आपका खत्म हो जाएगा, इधर से मशीन डिजाइन स्टार्ट चलता रहेगा। ओके जी, तो सबसे पहला वर्ड यहां पे जो आता है वो आता है हमारे पास स्ट्रेस, वर्ड आता है स्ट्रेस। अभी ये स्ट्रेस जो वर्ड है ना, ये हमारे लिए सिर्फ एक ही बात आती है, हमें तो इतना ही पता है कि लोड पर यूनिट एरिया, बस। और सीरियसली मुझे भी यही पता था, डिप्लोमा के में अगर कोई पूछता था व्हाट इज स्ट्रेस, हम कहते हैं लोड पर यूनिट एरिया, बस। इससे ज्यादा हमें कुछ मतलब पता ना था, ना ज्यादा कोई बताता। लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस को अगर तो आप डेफिनेशन के रूप में समझोगे तो अलग है, अगर आम भाषा में समझोगे, आम जिंदगी में समझोगे तो फायदा है। देखो मैं सीधी सी बात बताता हूं आपको, देखो मेरे भाई, एक बंदा है मेरे पास, वो 50 किलोग्राम का लोड उठा सकता है, 50 किलोग्राम का लोड उठा सकता है एक बंदा। अगर मेरे पास 200 किलोग्राम भार होगा तो कितने बंदे मुझे चाहिए 200 किलोग्राम के लिए? तो मुझे ऑब्वियसली 50 के लिए एक चाहिए, तो 200 के लिए 4 चाहिए, 4 बंदे चाहिए, तब हम 200 किलोग्राम का भार उठा सकते हैं। सिंपल सा, कितना सिंपल है ना। यही होता है स्ट्रेस में भी, बस बात यह है कि यहां पे बंदा खुद बता देता है कि मेरी लिमिट क्या है, मेरी लिमिट क्या है, मैं कितना उठा सकता हूं, लोड उठा सकता हूं। यहां पे हमारे पास, यहां पे जो मटेरियल है, जो अभी मैं बात करूं आयरन की, मान लीजिए यहां पे आयरन है, अब ये आयरन बेचारा बोल नहीं सकता, इसके ना तो यहां पे मुंह बना है ना जीभ बनी है, ये बोल नहीं सकता बेचारा। ओके, बोल नहीं सकता, तो हम इससे पूछें कैसे, मेरे भाई तू कितना लोड उठा लेगा? क्यों क्यों पता क्यों करना है? क्योंकि भाई इसके ऊपर लोड डालना है, हमने बीम बनाना है, हमने ब्रिज बनाना है, हमने ट्रेन बनानी, हमने बस बनानी, हमने कार बनानी, हमने हवाई जहाज बनाना है, सब कुछ बनाना है, हमने मटेरियल का तो बनाना है। इवन चेयर बनी है, टेबल बना है, आप बेड पे बैठे हो, बेड बना है, घर बना है, सबके ऊपर लोड डाल रहे हो। इस मेरे भाई को बुलवाना है हमने कि मेरे भाई मटेरियल तू बोल, तू कितना लोड उठा सकता है। अगर मैं इससे बात कर सकूंगा कि मटेरियल तू कितना लोड उठा सकता है, वही इंजीनियर होते हैं। इंजीनियर को बुलवाना आता है कि मेरे भाई बोल, इसको कहता है बोल, और ये बोलना शुरू कर देता है कि मैं इतना लोड उठा सकता हूं, तब आप असली इंजीनियर बन जाते हो। अब मैं अगर बात करता हूं कि मेरे पास जैसे 50 किलोग्राम का भार एक बंदा उठा सकता है, तो 200 किलोग्राम 4 बंदे उठाएंगे, कितना इजी कैलकुलेशन है। इसी तरह इसका भी है, हम इसके ऊपर टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं तो इसका जो एरिया लेते हैं ना, इसका जो एरिया लेते हैं, ये साइड वाला लेते हैं,
क्यों? क्योंकि हम इस पे इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इस तरह से, टेंसाइल मान लो। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको प्लीज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले खत्म कर लो। मैं इसमें सच में आपको 1 घंटा दे सकूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकूंगा, ठीक है? तो इसके बेसिक क्लियर करने के लिए अब देखो, मैं इसको तोड़ता हूं, अब मैं इसको खींचता हूं। ये 1 mm की लेंथ है और 1 mm की विड्थ है। ये मान लो ऊपर जो हाइट है वो भी 1 mm है, ये 1 mm है। तो 1 mm ये है, 1 mm ये है, तो ये वाला एरिया क्या बन जाएगा? 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर। ये देखो, अब मैंने इसको खींचा तो ये कहां से टूटेगा? ये बीच में से कहीं से टूट जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा। तो ये जो टूटेगा, ये वाला एरिया जो होगा, इसे कहते हैं रेजिस्टिंग एरिया, जो रेजिस्ट कर रहा है, टूटने से बचा रहा है। रेजिस्टिंग एरिया, रेजिस्टिंग एरिया, या इसको हम कह देंगे रेजिस्टिंग एरिया कह देंगे, या हम इसको कह देंगे जो जो एरिया एरिया टूटने से बचाता है या टूटता है, एरिया टूटता है, इस तरह से मैं कह सकता हूं, टूटता है। अगर वो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये एरिया टूटेगा। अभी मेरे पास यहां पे मैंने लगा दिया कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया 1 mm स्क्वायर एरिया पर, 1 mm स्क्वायर एरिया पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो 101 पर जाके टूट गया, मतलब 100 न्यूटन तक वो बच गया था, 100 न्यूटन तक वो बच गया था। इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि 100 न्यूटन उठा सकता है एक बंदा। ये देखो, एक बंदा 100 न्यूटन उठा सकता है। एक बंदा का मतलब एक यूनिट एरिया, 1 mm स्क्वायर एरिया। मैं इस तरह से लिख देता हूं इसको। अब इसके लिए नाम देना था इसको कुछ ना कुछ। क्या बोले इसको? कि मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूंगा आपको हर बार जाके, अरे मेरे भाई ये वाला जो मटेरियल है 1 mm स्क्वायर कितने न्यूटन का फोर्स उठा लेता है, 1 mm स्क्वायर एरिया कितने न्यूटन का फोर्स उठा लेता है, बार बार ऐसे बोलूंगा क्या? नहीं, हमने इसको नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया स्ट्रेस। स्ट्रेस कि इसके अंदर ताकत कितनी है, ये टूटने से कब तक बचा सकता है अपने आप को। ये स्ट्रेस जो होती है ना, वो होती है बेटा अंदर, वो होती है इसके अंदर। ये देखो, ये देखो, ठीक है? यहां पे अगर मैं खींचूंगा इधर, तो ये अंदर जो होंगे वो एक तरह से हाथ पकड़ के एक दूसरे का, इस तरह से दो भाइयों की तरह हाथ पकड़ के रखे होंगे, ठीक है, रखे होंगे। और ये देखिए इस तरह से, ठीक है? मैं ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, आप समझ के देखना। फिर भी ये दो बंदे हाथ जो पकड़ के बैठे हैं ना, हम इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस। तो ये 1 mm स्क्वायर एरिया कितना न्यूटन सहन कर सकता है, इसे ही कह देते हैं स्ट्रेस। कितनी देर रेजिस्ट करेगा, कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी, कब तक वो बचेगा। हम खींचेंगे वो बचाएगा, हम खींचेंगे वो बचाएगा, कब तक बचाएगा वही हमने ज्ञात करना है, वही हमने पता करना है। कितना सही दिमाग है इंसान का कि चेक करके देखो कि कब तक ये सहन कर सकता है। अब मुझे पता लग जाए, अगर मुझे पता लग जाए कि ये कब तक सहन कर सकता है, तो भाई मैं लिख दूंगा कि इससे ज्यादा इसके ऊपर लोड मत डालना, नहीं तो ये टूट जाएगा। बात समझ आई? इसलिए स्ट्रेस काउंट करना होता है। अगर मुझे 1000 न्यूटन का फोर्स उठाना पड़े इसी मटेरियल का, तो हमें 1 mm स्क्वायर था 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन के लिए 10 mm स्क्वायर का रॉड चाहिए, 10 mm स्क्वायर का रॉड चाहिए। ये था 1 mm। 10 mm किसी भी तरह से हो सकता है। 10 mm किस तरह से हो सकता है? अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, तो ये मेरे पास, मान लेते हैं कि ये मेरे पास है मान लो 5 mm, और ये मान लो मेरे पास है 2 mm। तो 2 पंचे 10, तो ये मेरे पास 10 mm स्क्वायर का आ गया रॉड। तो ये रॉड की मोटाई मुझे पता लग गई कि इतनी रॉड ले लो, 1000 न्यूटन लोड वो कैरी कर लेगी, 1000 न्यूटन कैरी कर लेगी। और क्या चाहिए? ये होती है कैलकुलेशन, ये होती है कैलकुलेशन। बात समझ आई सर? जी रूपचंद जी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा बाद में। अभी लेक्चर है, लेक्चर के बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने वीडियो देखना है, क्या करना है। अभी मैं एक बार लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। ओके, अब देखिए मेरे पास क्या है कि हमारे पास 1 mm स्क्वायर उठा सकता है 100 न्यूटन,
ठीक है, तो 10 mm² से उठा सकता है 1000 न्यूटन। कितना आसान है कि एक बंदा 50 उठा सकता है तो 204 बंदे उठा लेंगे, बस इतनी सी बात। और इतनी सी बात समझने के लिए जान निकल जाती है हमारी। और इसी को अगर देखें, ये क्या है फोर्स, ये क्या है एरिया, एरिया लेकिन यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स आएगा पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या लिखवा रहा हूं, अभी मैं कोई नोट्स नहीं बनवा रहा हूं इसमें, क्योंकि इसमें अगर मैं नोट्स बनवाना स्टार्ट कर दूंगा टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, और उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में घुसा रहूंगा मैं, कम से कम एक हफ्ता स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरा चला जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस या लोड पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमारे पास यहां पे फोर्स की जगह क्या आ जाता है, लोड, क्योंकि यहां पे हम फोर्स की बातें की बजाय लोड, एक ही बात है, लोड हो फोर्स हो एक ही बात है, लेकिन ये डेड लोड लाइव लोड अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, लोड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस, और स्ट्रेस को हम डिनोट करेंगे इस तरह से, इस तरह से स्ट्रेस। तो लोड पर यूनिट एरिया, एरिया, तो हमारे पास देखो 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, और एरिया कितना 1000 न्यूटन के लिए 10, तो 10 mm² से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ रहा है हमारे पास 100 न्यूटन पर mm²। तो वही तो मैंने लिखा था ऊपर, देखो 1 mm² कितना उठा सकता है 100 न्यूटन, तो ये भी तो क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है 100 न्यूटन पर mm²। बात को समझो, बात को समझो, जब तक आपको बात नहीं समझ आती, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए एक डर पैदा कर रखा है कि पता नहीं क्या चीजें है, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ गए, थोड़ा सा समझ आया कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को कैलकुलेट क्यों करना है, क्योंकि हमें लिमिट पता करनी है हर चीज की, हर चीज की लिमिट पता करनी होती है, तो वो देखने के लिए हम उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, ये दोनों टेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ रहा है मेरे भाई, समझ आ रहा है। अब देखिए हमें एरिया कौन सा लेना है, ये बहुत ज्यादा मेन होता है, मेन है हमारे पास एरिया। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें और ज्यादा एक्सप्लेन कराऊंगा, प्लीज इसको लिख लो, प्लीज इसको लिख लो, ओके, प्लीज इसको लिख लो। मैं जो लिखवा रहा हूं उसी तरह, चाहे आपको हल्का फुल्का लिखना पड़े लिखो, लेकिन कुछ ना कुछ लिखो कि 50 किलोग्राम अगर एक बंदा उठा सकता है तो 200 किलोग्राम 4 उठाएंगे, बस ये भी आप लिखो। ये मत सोचना कि ये नहीं लिखना, जो मैं लिखवा रहा हूं सब लिख लो, क्योंकि कोई कॉपी यहां पे चेक तो होनी नहीं कि मार्क्स मिलेंगे उसके, साफ सुथरी है। जो आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसे रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा आपको दोबारा, लेकिन एक फायदा आपको यही है कि वीडियो दोबारा देख सकते हो आप जब मर्जी, जब मर्जी आप वीडियो देख सकते हो। आपको ये बेनिफिट है कि यहां तो समझ नहीं आया था, ये रह गया था, दोबारा खोल के वीडियो दोबारा देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट प्लीज अपने क्लियर कर लेना यार, प्लीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब मेरे पास आ रहा है कि हमें एरिया पता करना है कि एरिया कौन सा लें, ठीक है। हमारे लिए तो मैं जब डिप्लोमा में था तो हमें तो बस यही पता था कि साइड वाला जो एरिया होता है वही होता है, बस हमें तो बस इतनी बात पता थी, इससे ज्यादा पता ही नहीं था, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में लिखा होता था, ठीक है, रेजिस्टिंग एरिया बोलते थे वो, तो वो बोलते हैं लोड पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। अब रेजिस्टिंग एरिया या वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते थे। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंग्लिश में आ गया, हमें नहीं समझ आता था, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या, अभी तो मैंने पूरी रॉड ऐसे बना दी, अगर बीच में से एरिया कम होता तो देखो, अगर बीच में से एरिया कम होता, यहां पे कम हो जाता, देखो यहां पे कम हो जाता, ये इस तरह से होता, ठीक है, समझ रहे हो, ड्राइंग समझ आ रही होगी आई होप। ये देखो, ये इस तरह से, ये एच की तरह बन रहा है, एच की तरह बन रहा है। अगर अब खींचोगे ना, अब इसको खींचोगे तो ये मेरे भाई आपने ये एरिया नहीं लेना,
आपने ये एरिया नहीं लेना जो एरिया टूटने से बचा रहा है, यहां टूटेगा, टूटने के बाद कैसा दिखेगा, वो एरिया लेना है, ना कि वो लेना है जो साइड में है। हमें तो ये सिखाया जाता है कि लोड और ये वाला एरिया, हम ये एरिया ले लेते हैं, काम खत्म कर देते हैं। नहीं, ये एरिया अगर मान लीजिए लेंथ थी इसकी 5 और इसकी हाइट थी मान लीजिए 5, तो ये आप 25 नहीं लोगे यहां पे। ये मान लीजिए लोड है 100 न्यूटन का, और मैं कह दूं कि स्ट्रेस क्या है, आप कहोगे लोड पर यूनिट एरिया है, और लोड आप उठाओगे 100 न्यूटन और इसमें लगाओगे 5 5 25, और आप कह दो जी ये हमारे पास 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है, तो इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। आप क्या करोगे, ये वाला एरिया लोगे, ये वाला एरिया, इसको मैं रब कर रहा हूं और इसको समझा रहा हूं आपको किस तरह से, या मैं आपको हाँ इस तरह से मैं रब करके दिखाता हूं, ठीक है, यहां पे ये रब करके दिखा रहा हूं आपको। ये एरिया लेना है आपने जो, वो एक्चुअल में लेना है ये वाला एरिया जो यहां पे बन रहा है, ये वाला एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया, ना कि हमारे पास पूरा। सिर्फ इतना ही हमारे काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। यही है जो बचाएगा, यही है क्रॉस सेक्शन एरिया, यही है रेजिस्टिंग एरिया, जो मर्जी बोल लो इसको, जो मर्जी बोल लो। जैसे किसी की कैपेसिटी 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, अगर मुझे कोई मटेरियल सिलेक्ट करना है तो कितना % टॉलरेंस पॉजिटिव में लेना पड़ेगा जो फेलियर ना हो। सर ये टॉलरेंस वगैरह की अगर बात करूं तो ये आपको समझना पड़ेगा जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हो, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखें, ये थोड़ा सा डिजाइन पार्ट में आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास स्टूडेंट हैं यहाँ पे, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूज नहीं कर सकता, तो हम बाद में बात कर लेंगे इसके टॉपिक पे। ओके, तो मेरे पास क्या है, ये वाला एरिया लेंगे बेटा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ना कि हम दूसरा एरिया लेंगे जो हमारे पास था। अब इसका अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए, अगर मैं पेज लेता हूं इस तरह से, ठीक है, ये देखो, अगर मैं इसको अब खींचता हूं, ये देखो अभी कौन सा एरिया टूटा, ये सारा, ये सारा। अगर इसकी थिकनेस होती, ज्यादा नहीं है तो है लेकिन ज्यादा नहीं है इसमें, अगर थिकनेस होती तो ये मैं कौन सा एरिया लेता, ये मोटाई और ये लंबाई, ये एरिया लेता, ये एरिया लेता। लेकिन अगर गलती से हम इसमें इसके अंदर होल कर दें, छोटा सा भी होल हो, चाहे छोटा सा कट लगा हो कहीं से भी, तो वो वहीं से कट हो जाएगा, यहां से देखो, तो ये जो हम खींचेंगे ना, देखो ये यहां से टूटेगा, ये देखो ये यहां से टूटेगा। तो आपको एरिया कौन सा लेना है, अब लेना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ना कि ये वाला, ये तो नहीं लेंगे इसमें। ये कॉन्सेप्ट अपने बनाकर रखना, बहुत टाइम लगाऊंगा इसको बनाने में, आपका कॉन्सेप्ट बनाने में, लेकिन टाइम लगते लगते आपको समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इस तरह से बना दिया, मैंने इस तरह से बना दिया। अब आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से, ये देखो, अगर मैं इस तरह से मैं आपको दिखाता हूं कि उसके अंदर होल है, उसके अंदर होल है, एरिया कौन सा लेना है, बस यही खेल है मशीन डिजाइन का, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इसमें मशीन डिजाइन में, एरिया कौन सा लेना है। अगर मैं इसको खींचता हूं तो मेरे पास ये तो होलो है, खाली है, ये खाली पार्ट है, जब टूटेगा तो ये यहां से टूटेगा, यहां से, ये देखो यहां से टूटेगा, समझ रहे हो। तो यहां से जब टूटेगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि ये तो खाली है, ये तो खाली है, तो मैं इसको तोड़ के दिखाता हूं, तो कैसे टूटेगा, ये कैसे दिखेगा टूटने के बाद। आपने दोनों डायग्राम बनाने हैं, मैं थोड़ा सा आलसी हूं, मैं यहीं पे रब कर सकता हूं, इसलिए रब कर रहा हूं इसको, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। आपने पूरा बनाना है, दोनों पार्ट बनाने हैं, कि टूटने से पहले कैसा था, टूटने के बाद कैसा है। तो मेरे पास एरिया कौन सा लेना है, मैंने लेना है ये वाला, मैंने लेना है ये वाला एरिया। मैं आपसे पूछूंगा, फिर मत कहना कि सर आपने गालियां निकाली, ठीक है, आपसे मैं पूछूंगा ये सब कुछ, ये आपसे पूछूंगा। तो ये देखो, तो मैं करता हूं ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है वो जो रेजिस्ट कर रहा है, जो टूटने से बचा रहा है या टूट रहा है। ये बीच वाला एरिया है ही नहीं है, तो टूटेगा कैसे, टूटेगा कैसे, हम ये एरिया लें कैसे, ये सबसे बड़ी बात है।
ये सबसे बड़ी बात है। क्या हमारे पास ये लेंथ है, मान लेते हैं ये लेंथ हमारे पास मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये 100 की लेंथ है, और बीच का ये जो लेंथ है मान लेते हैं कि ये 60 है, ये 60 है। अभी ये विड्थ जो है वो गिवन है, मान लेते हैं 20, ये 20 की विड्थ गिवन है। ओके, तो मैं क्या करूं, इसका एरिया कैसे निकालूं, तो 100 में से 60 माइनस कर दो, तो ये लेंथ बच जाएगी 40, ये बच जाएगी 40, मतलब ये 20 और ये 20 बच जाएगा 20। तो मैं एक ही साथ काउंट कर रहा हूं, 20 और 20 40 मान रहा हूं इसको क्या मान रहा हूं, 40 मान रहा हूं, इस तरह से ये 40 मान लिया एक साथ। ओके, और ये विड्थ जो है वो 20 है, ये 20, तो ये एरिया लेंगे 40 इंटू 20। लेकिन इसको बुक कैसे लिखेगी, बुक लिखेगी इसको 100 माइनस 60 इंटू 20, इस तरह से लिखेगी। अब वो बुक के अकॉर्डिंग ये है, एक्चुअल में क्या बात है, यही है बस। 100 माइनस 60 मतलब 40 और 20 इसकी विड्थ। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता लगा तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे भाई लाइव मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होते तो मुझे आप पूछोगे, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो रिकॉर्डिंग वालों को भी फायदा होगा, कि वो भी समझ सकेंगे कि अच्छा एरिया ये लेना है, ये वाला एरिया लेना है। प्लीज मुझे बताइए, आपको एरिया पता लगा? रिपीट कर दो जी, थैंक यू वासु जी, दोबारा समझो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्लीज समझना पड़ेगा। देखो मैं ना दिक्कत ये है कि इसमें मेरे पास है नहीं, विड्थ नहीं है। अगर विड्थ मान लीजिए कि है, ठीक है, इस तरह इसकी विड्थ है, चाहे 1 mm 2 mm मान लो, लेकिन है। मैं इसको बीच में से होल बनाता हूं ऐसे, देखो ये मैंने होल बना दिया। चाहे आप अभी ना अपना पेज एक फाड़ के देख लो, एक पेज, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ जाएगी कि सर क्या आप समझाना चाहते हैं। देखो मैं अगर इसको खींचता हूं मेरे भाई, अब रेजिस्ट कौन कर रहा है, सिर्फ ये रेजिस्ट कर रहा है, पूरा पेज तो नहीं रेजिस्ट कर रहा, ये पूरा एरिया तो नहीं रेजिस्ट कर रहा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, यहां पे जो है ही नहीं वो रेजिस्ट कैसे करेगा, मैं इसको इस तरह से ही देखो, कितनी आसानी से फट गया। और ये फटा कहां से ही देखो, ये एरिया, ये देखो ये एरिया फट गया, ये देखो ये वाला, ये एरिया का मतलब क्या है, ये कोई विड्थ नहीं है ना, इसको मान लो कि ये विड्थ है, इस तरह से मानूं, तो ये मेरे पास कैसे आ गया, ये लेंथ और ये विड्थ, और ये लेंथ और ये विड्थ, इस तरह से। मैं इसको इस तरह से बना के दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा चीजें क्लियर करने में मदद मिल जाएगी आपको। इस तरह से देखो ये एरिया, इस तरह से, ये सामने वाला ये एरिया, ये मैं इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाता हूं। अरे मेरे भाई चीजें क्लियर कर लो, बाद में पछताओगे, फिर कहोगे सर ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ। हमें नॉलेज नहीं है बेटा, और ये कंपनी में बहुत दिक्कत आ रही है, स्किल की बहुत कमी है। देखो ये रहा, ये एरिया लेंगे, ये देखिए ये वाला एरिया। आई होप कि समझ आ रहा है। सर अगर शेयर में ब्रेक क्रॉस सेक्शन होगा तो जरूरी नहीं है क्या, जैसे आपका कागज टीयर किया है वो लीनियर नहीं था, ठीक है, ये मैं समझा रहा हूं सर। ये देखो शेयर वाले में भी आ रहा हूं, देखो अभी ये समझो पहले तो, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहां पे ये वाला एरिया सामने वाला, ये तो ये तो है ही नहीं बीच में, तो लें क्यों, नहीं लेना, हमने नहीं लेना। समझ गए। तो इसी तरह से जहां भी कहीं होल होगा, जहां भी कहीं पे जो एरिया रोक रहा है, जो एरिया टूटने से रोक रहा है, बस हमें वो चाहिए। जब हमें टूटने वाला एरिया पता लग जाएगा कि ये टूटने से बचा रहा है, बस वहीं अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हम अगर देखते तो ये एरिया है। अब अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी ऐसे फॉर्मूले लगाता हूं, कुछ करता हूं, देखो मैं अगर शाफ्ट की बात करता हूं, शाफ्ट है मेरे पास इस तरह से, मेरे पास एक सॉलिड शाफ्ट है, इसको खींचता हूं और इसको खींचने के कारण हम देखते हैं कि इसमें एरिया कौन सा एडजस्ट करेगा,
टूटने के बाद कैसा दिखेगा? गोल ही तो दिखेगा मेरे भाई, और क्या दिखेगा? गोल दिखेगा। गोल चीज को इस तरह से तोड़ रहे हैं तो वो गोल दिख रही है इस तरह से। तो मेरे पास क्या है कि ये फोर्स लग रहा है, लोड लग रहा है यहां पे, तो लोड पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा लेंगे? एरिया लेंगे π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। तो डायमीटर का स्क्वायर इंटू π/4, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला बन जाएगा अगर सर्कुलर शाफ्ट है तो। सर्कुलर शाफ्ट है, अगर मैं कहूं होलो शाफ्ट है, होलो शाफ्ट है, इस तरह से शाफ्ट है लेकिन वो होलो है, बीच में से खाली है, बीच में से खाली। ऐसी शाफ्ट भी तो होती है जो होलो होती है। तो जो वो जब टूटेगी, इसको हम खींचेंगे, इसको हम खींचेंगे, ठीक है, इसको हम खींचेंगे तो वो कहां से? वो हाफ ही दिखेगा, सिर्फ टूटने वाला पार्ट कौन सा होगा? वो सिर्फ ये होगा जो टूटेगा, ये टूटेगा। और मैंने ना ऐप में वीडियोस डाली हैं बेसिक्स ऑफ मशीन डिजाइन, वो सारी वीडियोस आपने आज रात को बैठ के देखनी है, आज रात को बैठ के वो सारी वीडियोस देखनी है, उसमें कोई भी नहीं छोड़नी वीडियो। ये मैंने जो एरिया लिखा है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये एरिया लिखा है, वो एरिया जो होगा वो रेजिस्ट करेगा, वो टूटने से बचाएगा, ये वाला एरिया। हम तो सारा एरिया वहां पे तो सारा ले रहे थे, यहां पे नहीं सारा लेंगे, यहां पे आउटर डायमीटर लेंगे, आउटर डायमीटर D1 मान लो, और अंदर का डायमीटर मैं मान लेता हूं D2। तो ये मेरे पास क्या एरिया आ जाएगा? π/4 D1 का स्क्वायर माइनस π/4 D2 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर। ये एरिया लेंगे इसमें जो रेजिस्ट कर रहा है। जब तक आप मुझे एरिया नहीं बता दोगे, मैं आपको ना न्यूमेरिकल्स दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप मुझे एरिया निकाल के नहीं दिखा दोगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि इसी में कुछ नहीं है। आप कहोगे सर स्ट्रेंथ इसमें मशीन डिजाइन में कुछ था ही नहीं, आप खुद बोलोगे, क्योंकि एरिया ही निकालना है हमने, क्योंकि हमने डिजाइन करना है, क्योंकि डिजाइन करने वक्त हमें बताना होता है कि इतनी मोटाई वाली थिकनेस वाली चीज रख लो, आपकी चीज नहीं टूटेगी, आपकी चीज, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस पे भरोसा है, हमें कैलकुलेशन पे भरोसा है। कि आप कहते हो कि आप मान लीजिए आपके पास कोई आता है कि सर हमें ना ब्रिज बनाना है, और कितना आयरन लगेगा, कितनी मोटाई होगी, कैसा होगा, तो आप सबसे पहले यही पूछते हो कि कहां पे ब्रिज यूज करना है, कितने लोड के लिए लगाना है, ये सबसे बड़ा मेन है। अगर फुट ओवर ब्रिज है जिसमें पैदल लोगों ने ऊपर चढ़ना है, ऊपर बाइक नहीं चढ़ेगी, ऊपर कार नहीं चढ़ेगी, आप उस हिसाब से मटेरियल यूज करोगे। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर उस पे तो बाइक भी चढ़ सकती है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, पुल बनाना है लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो आप बाइक चला सकते हो। हम पूछेंगे कार तो नहीं उसके ऊपर चढ़ेगी आपको? नहीं, कार नहीं चढ़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेशन करके दूंगा कि इतनी मोटाई वाली आप ये बीम बना लो, इस तरह का स्टील यूज कर लो, आपका ब्रिज नहीं टूटेगा। ठीक है, ये होता है इंजीनियरिंग। लेकिन उसके बीच में आ जाते हैं पैसे, कि पैसे चढ़ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के। कॉन्ट्रैक्टर कहता है सर मैं पतला सरिया लगवा देता हूँ, पैसे ले लो जई साहब। तो जई साहब पैसे लेकर लोगों को मार देते हैं, क्योंकि वहां पे बंदे मर जाते हैं, और जई साहब आराम से अपनी कोठी में अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं, वहां पे लोग मर रहे होते हैं, और जई साहब को एसी की हवा आ रही होती है। तो ये दिक्कत आती है, ये एरिया जो है वो सबसे ज्यादा मेन है। ओके ओके, समझ आया? ओके जी। तो मेरे पास हर बार एक ही बात कहूंगा कि लोड और एरिया, लोड और एरिया, बस यही चलेगा। अब तो एक और आ जाता है मेरे पास, मेन आ जाता है शीयर स्ट्रेस, मेन आ जाता है शीयर स्ट्रेस। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से अगर मैं शीयर स्ट्रेस लगाता हूं इसके ऊपर, शीयर स्ट्रेस लगाता हूं इसके ऊपर, ये देखो कोई भी चीज जब फोर्स हम आमने सामने नहीं लगाते हैं, जब ये देखो आमने सामने, ये फोर्स है आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने, ये देखिए आपने इस तरह से दबाना है, इस तरह से दबाना है। ओके, इस तरह से दबाया तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर कर दिया इसको, तो ये क्या बन गया? ये बन गया शीयर, ये बन गया शीयर। आपने किसी की भी हड्डी तोड़नी है तो वो शीयर में तोड़ो, कंप्रेसिव में नहीं टूटती, शीयर में टूटती है हड्डी। ठीक है, आपने थोड़ा सा साइड में रखना है आर्म को, यहाँ पे टेबल के ऊपर साइड में मारना है यहाँ पे,
शीयर में जल्दी हड्डी टूटती है, बहुत जल्दी टूटती है। ठीक है, आपने कोई भी मटेरियल जब आप तोड़ते हो ना, लकड़ी तोड़ते हो मोस्टली, आप शीयर फोर्स लगाते हो, आप कभी भी टेंसाइल कंप्रेसिव नहीं लगाते हो। आपको मम्मा ने बोल दिया कि बेटा ये लकड़ी तोड़ दे, आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि लकड़ी को पकड़ के ऐसे खींचने लग गए, नहीं। आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा इस तरह से वॉल के साथ रखोगे, दीवार के साथ रखोगे, और यहां बीच में पैर मारोगे और दो टुकड़े कर दोगे लकड़ी के दो टुकड़े कर दोगे। आपने शीयर स्ट्रेस लगाया, ये फोर्स लगा दीवार का इस साइड और ये लगा इस साइड और आपने लगाया इस साइड और इसको तोड़ दिया, तो ये शीयर स्ट्रेस लगाया आपने, ये शीयर लगाया आपने, तो ये भी शीयर स्ट्रेस है। अभी शीयर स्ट्रेस में इसमें हमें ये वो एरिया लेना है जो टूटेगा या टूटने से हम उसको बचाएंगे। तो ये देखो, ये एरिया होगा ये वाला एरिया, ये देखो ये वाला एरिया होगा। अब इसमें तीन एरिया थे, लेकिन तीनों में से हमें वो एरिया चाहिए ऊपर वाला। ये देखो इस तरह से, ये ऊपर वाला एरिया है जो टूटने से बचा रहा है, क्योंकि अगर टूटेगा तो ये इस तरह से टूटेगा, स्लाइड कर जाएगा। जैसे बर्फ देखा है, बर्फ में जब हम एक मारते हैं उसके ऊपर पिन सा वो मारते हैं तो वो पूरी स्लाइड कर जाती है, बर्फ पूरी इस तरह से स्लाइड कर जाती है, वो इस तरह से शीयर हो जाएगा। तो मैं अगर देखूंगा तो मेरे पास मान लो कि ये एरिया लेंथ है, मान लो कि ये 2 mm की लेंथ है, ओके 2 mm की है, ये लेंथ मान लो कि 10 mm की है, और ये लेंथ हमारे पास ये वाली लेंथ 100 mm की है। तो इसमें मेरे बच्चे तीन एरिया हैं। तीन एरिया कौन से हैं, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि तीन एरिया कौन से हैं, तो आप कहोगे हाँ सर तीन एरिया हैं। ये वाला एक तो एरिया है, ये देखो एरिया ये है, जिसमें लंबाई जो है 100 है, ये 100 है, और ये विड्थ जो है वो 2 है, 2। तो ये कितना बन गया 100 इंटू 2, ठीक है। और ये एरिया भी तो है, ये साइड वाला एरिया, 2 इसकी विड्थ है, 10 इसकी हाइट है, 10, तो 10 इंटू 2 ये वाला एरिया बन जाएगा, 10 इंटू 2, ठीक है। ये वाला मैं ऐसे डॉटेड बना देता हूं, इसके 10 इंटू 2 वाला ये एरिया बनेगा। और सामने वाला जो एरिया है, ये वाला सामने वाला, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास देखिए 100 की विड्थ है और हाइट 10 है, तो 100 इंटू 10 बन जाएगा, ये सामने वाला एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर रेड पेन से कर देता हूं, तो मेरे पास रेड पेन से, ठीक है, रेड पेन से मैं कर देता हूं इसको, ये देखो ये सामने वाला एरिया है 100 इंटू 10 होगा, लेकिन हमें तीनों में से कौन सा चाहिए, 100 इंटू 2 वाला चाहिए, क्योंकि ये होगा वो जो टूटेगा या टूटने से बचाएगा। आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट का। मैं अभी भी टाइम लगाने को तैयार हूं, आप जितना मर्जी मेरे से पूछते रहो, मैं आपको बताता रहूंगा, उतना ज्यादा आपको बताता रहूंगा, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कभी भी छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। ये देखो, अब देखो, अब मैंने फोर्स लगाया इस तरह से, इसलिए वो वाला एरिया लिया। अगर मैं फोर्स कहीं और लगाता तो ये मुझे बताना, यही सेम डायमेंशंस है आपकी, के देखते हैं आप बताते होगे नहीं। अगर मेरे पास फोर्स इस तरह से लगती, ये देखो ऊपर और नीचे से, तो एरिया कौन सा लेते, एक बार लिख के बताना, ये तीनों में से कौन सा एरिया लेते, ठीक है। 100 इंटू 2, 10 इंटू 2 या 100 इंटू 10 लेते। अगर इस तरह से फोर्स लगाते तो कौन सा एरिया लेते, प्लीज मुझे बताना। वैसे वासु जी ने बोला ना कि रिपीट कर दो सर, तो मुझे लगा यार वैसे ये भी तो आइडिया है कि पीछे कर लो वीडियो को, दोबारा देख लेना। ये बताना आंसर इसका, इसका आंसर बताना। सर ये 3 वाला क्या है, 3 वासु, 3 वाला मतलब ये है 100 इंटू 2, ये है 10 इंटू 2। सुन लो, 100 इंटू 2 वाला एरिया लेंगे, 10 इंटू 2 वाला लेंगे, या 100 इंटू 10 वाला लेंगे। रविंदर जी बोल रहे हैं 100 इंटू 2, बाकी बताइए।
100 इंटू 2 या 100 इंटू 10 इंटू 2? रविंद्र जी बोल रहे 10 इंटू 2, ठीक है, बताओ इसका जल्दी से। टाइम मत लगाया करो बेटा, वासु और जो भी आप ऑनलाइन हो, टाइम मत लगाया करो, जल्दी से। और रिकॉर्डिंग वाले, वीडियो वाले, रिकॉर्डिंग में जब देख रहे हो आप अगर, तो प्लीज आपने भी अपने मन में सोचना है, ये नहीं है कि आपने आगे करके देख लेना कि सर ने कौन सा एरिया लिया है, ठीक है जी। 100 इंटू 2, शाबाश। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो 100 इंटू 2 आएगा, क्योंकि ये वाला एरिया कटेगा, ये वाला एरिया कटेगा। कटने के बाद हमारे पास कैसा दिखेगा, हमारे पास कटने के, आपने बस यही देखना है कि कटने के बाद ये कैसा दिखेगा। बस जब आपको बात ये समझ आ गई कि कटने के बाद ऐसा दिखेगा, तो आपको आधी कहानी आपकी खत्म हो चुकी होगी। ये एरिया होगा, कटने के बाद ये एरिया होगा। तो जहां से हम काट रहे हैं, जहां से हम काटने की कोशिश कर रहे हैं, वही है। वासु जी गलत नहीं, आपका ठीक है, ठीक है, आपका आपने डिलीट कर दिया मैसेज, तो ये सही था, ठीक है, ये सही था। अब देखो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और चीजों को आगे करवाऊंगा और आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये चीज समझ आ गई। अब जल्दी से एक बार बता देता हूं कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है कि हमारे पास चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। हमारे पास कितनी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर स्ट्रेन में आ जाता है, तो लीनियर स्ट्रेन में हमारे पास बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कितनी लेंथ हमारे पास चेंज हो रही है अगर हम लोड लगाएंगे। देखो लोड लगाया हमने, लोड लगाने के कारण इसकी लेंथ चेंज हो गई, तो ये जो लेंथ चेंज हुई है डेल्टा एल, वो हम ऊपर लिखेंगे, ओरिजिनल इसकी लेंथ एल यहां नीचे लिखेंगे, तो वो हमारे पास आता है स्ट्रेन। हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल देते हैं, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और मैं ऑनलाइन वालों को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वो वाली वीडियो आपने पहले देखनी है, बेसिक्स ऑफ मशीन डिजाइन। इसमें ऐप में जाओ, ऐप में फोल्डर पड़ा है, वो फोल्डर आपने पूरा का पूरा देख लेना है, आपको समझ आएगी, बहुत सारी बातें समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ जो होता है इसका mm, और ये भी हमारे पास mm या मीटर, तो ये कैंसल आउट, तो नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाता है। तीसरा हमारे पास जो जरूरी है हमें समझना, वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, जैसे ही कहता है स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, हम ऐसे बोले तो। जैसे ही हम इसके आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है E, या Y कह देते हैं कुछ बुक्स इसको। तो ये जो E है वो होता है हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या है हमारे पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E या Y बोल लीजिए इसे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। प्लीज इसको लिख लें, साथ लिख लें जल्दी से, ठीक है। देखिए आगे चलिए, अब हमारे पास क्या है कि E क्या आ गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमारे पास होता है लोड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन हमारे पास होता है डेल्टा एल बाय एल। तो ये मेरे पास क्या आ गया, E, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो P अपॉन A L बाय डेल्टा एल, और डेल्टा एल इधर ले आए, E इधर ले आए, तो डेल्टा एल क्या बन गया, P L बाय A E। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, P L बाय A E, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। लोड ओरिजिनल लेंथ
एरिया और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, PL/AE, क्योंकि अभी इस फॉर्मूला का मैंने यूज करना है, इसलिए इसको यूज करना है, मैंने इसको यूज करना है। फिर मत बोलना कि सर ये वाला नहीं समझ आया। आपको कुछ नहीं समझ आता मुझे मैसेज कर दो, मैं वो दोबारा समझा सकता हूं, दोबारा समझा सकता हूं मैं। ओके जी, ओके सर। जी अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, छोटा सा है, और इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अ सर्कुलर स्टील बार ऑफ 20 mm डायमीटर, अ सर्कुलर स्टील बार ऑफ 20 mm डायमीटर, 20 mm का डायमीटर है, डायमीटर carries a tensile load of 30 kilonewton, carries a tensile load of 30 kilonewton, 30 kilonewton, ठीक है, kilonewton. Find the tensile stress in the bar and elongation in the length of 500 mm. Find stress and change in length, if E is equal to, मतलब Young's modulus of elasticity is equal to 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये अगर हमारे पास हो तो हमें वैल्यूज निकालनी है स्ट्रेस और हमारे पास डेल्टा एल निकालना है। ये होते हैं बेटा बेसिक्स, ये है बेसिक्स जो आपको करवाने हैं मैंने, और ये बेसिक्स ही आपके काम आएंगे, ये बेसिक्स ही आपके काम आएंगे। मैं सच में बताऊं तो मशीन डिजाइन अभी भी शुरू नहीं हुआ, अभी भी मशीन डिजाइन करवाना बहुत अलग है। ये सिर्फ बेसिक ही चल रही है बातें। कोई कर सकता है इसको क्वेश्चन को? अगर कोई कर सकता है तो 2 मिनट है आपके पास, आप कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको करवा रहा हूं। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट के लिए आपके पास टाइम है, आप कर लीजिए इसको, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके जल्दी से करवाऊं मैं, आप मेरे से आ गई है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर रोड है। पहले तो इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए, अगर आपको इंग्लिश समझ आ रही है तो आधे काम तो वहीं खत्म हो जाता है। अगर इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए अ सर्कुलर स्टील बार, हमारे पास सर्कुलर रॉड है और ये है 20 mm डायमीटर की, ओके 20 mm का डायमीटर है, कैरीज द टेंसाइल लोड, उसके ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है 30 किलो न्यूटन का। फाइंड स्ट्रेस एंड द चेंज इन लेंथ इफ ई, मतलब यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। वासु π/4 d² स्क्वायर से, हाँ जी वही है, एरिया वही लेना है, एरिया वही लेंगे हम, π/4 d² ही लेंगे सर, ठीक है, वही करेंगे। पेन, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, लोड पर यूनिट एरिया। लोड क्या है अभी मेरे पास 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, और ये मेरे पास डिवाइड में π/4 d का स्क्वायर, d कितना है हमारे पास 20 mm का स्क्वायर। ये देखिए इससे क्या निकल जाएगा, हमारे पास स्ट्रेस निकल जाएगा,
तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 95.5, तो ऑलमोस्ट ये आ रही है 95.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के। और मैं सच में बताऊं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन यूनिट नहीं पता होते, स्ट्रेस के यूनिट ही नहीं पता होते, वो ये निकाल देते हैं, उसके आगे लिख के नहीं आते। एग्जाम में चेक करता था जब, तो चेक करता वहां पे देखता था कि ये उन्होंने इस फॉर्मूला सही लगा दिया, ये सही लगा दिया, ये सही लिख दिया, उसको यूनिट्स नहीं लिखने आए। मतलब नहीं पता, इसलिए हमें यूनिट्स ही नहीं पता। ये इसका मतलब क्या है कि 1 mm², ये वाला रॉड जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये 1 mm² 95.5 न्यूटन का लोड उठा रहा है, और कुछ इसका मतलब नहीं है, इसको कोई और मतलब नहीं है। आप सोचो कि बहुत बड़े मतलब है इसके, कोई और मतलब नहीं है। 1 mm² का एरिया 95.5 न्यूटन का लोड उठा सकता है। जितना एरिया ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा वो लोड उठा सकता है। सिंपल सी बात, एरिया ज्यादा 1 mm², यहां पे आपको सिर्फ ये समझना है कि 1 mm² का एरिया जो है वो 95.5 न्यूटन का लोड उठा सकता है। जब तक आप इसको ये बोलोगे कि न्यूटन डिवाइडेड बाय m², कभी भी नहीं बोलना है इसके। बच्चे बहुत गलत बोलते हैं न्यूटन डिवाइडेड बाय पर mm² या न्यूटन बटा mm²। नहीं, न्यूटन पर mm², पर mm² या पर यूनिट एरिया, इस तरह से। जब तक आप ये नहीं बोलते, या इसको ये बोलना है आगे से कि अच्छा 1 mm² इतने न्यूटन उठा सकता है, कितना 95.5 न्यूटन उठा सकता है। जब आप इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो यूनिट्स को समझने की क्षमता है वो बदल जाएगी। आप कुछ और तरीके से इस चीजों को देखना शुरू कर दोगे, और इधर उधर आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि इतनी मोटाई वाली रॉड क्यों लगाई, इतना बड़ा जो हमारे बीम क्यों बनाया, हमने इतना मोटा सरिया क्यों लगाया। ये सब कुछ आपको समझ आने लग जाएगा जब आपको ये पता लग गया कि 1 mm² का एरिया जो है कितने न्यूटन का लोड उठा रहा है। बात समझाई कि नहीं? तो ये मेरे पास आ रहा है, मुझे समझ आ गया कि 1 mm² का एरिया इतना उठा रहा है। अब मेरे पास दूसरा निकालना है हमने डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको कराया PL/AE। तो P हमें गिवन है 30 × 10⁻³ इंटू एल। लेंथ हमारे पास गिवन है या नहीं है? लेंथ मेरे पास जी, इसकी लेंथ गिवन है बेटा, लेंथ गिवन है, लेंथ है 500 mm, ठीक है, चेंज इन लेंथ, ठीक है। यहां पे लेंथ भी लिख लेना है, ठीक है, इन अ लेंथ, चेंज इन लेंथ इफ L = 500 mm, ठीक है। ये मैंने लिखवाया नहीं है लेकिन लिखना है, ठीक है, ये गलती से रह गया। तो L क्या है? 500 mm, और डिवाइडेड बाय क्या है? A क्या है? π/4d², वही है A। E क्या है हमारे पास? E है 2 × 10⁵ ये स्टील के लिए फिक्स है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये फिक्स है। ये आप डिवाइड कर दोगे, ये करने के बाद डेल्टा एल जो हमारे पास आएगा, डेल्टा एल हमारे पास आ रहा है वो है 0.238 mm, 0.238 mm। और हमारे हिसाब से देखो तो मैं कई बार इसको अगर एनालाइज करूं तो दिमाग में ये आता है, तो 1 mm कितना छोटा होता है, 1 mm कितना छोटा होता है? ये तो 0.2 है, कितना कम होगा? 1 mm की बात करें तो 1 mm बिल्कुल छोटा सा होता है, उसका भी 5th पार्ट, 5वां हिस्सा, ठीक है। 5th पार्ट के पास P को हमेशा किलो न्यूटन में ही रखना है सर। नहीं सर, जरूरी नहीं है। आपने किलो न्यूटन अगर मेरे पास है, यहां पे अगर मैं इसको किलो को 10⁻³ लिख देता हूं तो यहां पे न्यूटन आ जाएगा। अगर मैं यहां नहीं हटाता इसको, किलो को किलो यूज करता, तो यहां पे किलो न्यूटन आ जाता। तो वो हमारे पास नहीं आ रहा, मैं इसको के को यूज कर रखा है 10⁻³ इसलिए मैंने यहां पे रखा है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन बहुत कम होता है यार, 1 न्यूटन फोर्स बहुत कम होता है, न्यूटन में बहुत कम, 30 न्यूटन फोर्स कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 3 न्यूटन फोर्स कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमने क्या करना होता है कि हमें किलो न्यूटन में चलता है, क्योंकि न्यूटन बहुत कम, छोटी वैल्यू है, न्यूटन बहुत छोटी वैल्यू है, हमने उसको किलो में लेना होता है क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा होता है,
ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैं अपना वेट मैं देखूं, अगर मैं अपना वेट देखूं तो मेरा मास है 76 किलो है, 76 किलो है, किलोग्राम है, मैं पूरा बोलूं तो किलोग्राम है। ठीक है, इसको हम वेट बोलते हैं ना, ये वेट नहीं मास होता है। ठीक है, मैं जो जो जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसा आप समझेंगे। आज आपने वीडियो देखनी है मास वर्सेस वेट। ये मुझे लगता है आपको ऐप में शायद मैंने नहीं डाली है, मास वर्सेस वेट गियर इंस्टीट्यूट इस तरह से लिख दें। ठीक है, गियर इंस्टीट्यूट, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी, आराम से बैठ के देखो, आपको समझ आएगा मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ये होता है मास। हम बोलते हैं ना, आम जिंदगी में बोलते हैं लोगों को मेरा 76 किलो वेट है, वो वेट नहीं होता, एक्चुअली मास बोलना चाहिए। लेकिन क्या करें, सामने वाले उलझ जाएंगे, सामने वाला का दिमाग उलझ जाएगा कि ये क्या होता है। तो हमने मास देख लिया, अगर मैं इसको वेट देखता हूं तो वेट हमारे पास कितना आ जाएगा। वेट की बात करें तो ये आ जाएगा 760, मतलब 76 इंटू 10 कर देंगे तो 760 न्यूटन हमारे पास आ गया। तो 0.76 किलो न्यूटन हो गया। ये इतना हो गया मेरा एक बंदे का इतना हो गया, देख लो किलो न्यूटन 0.7 एक बंदे का। कार का कितना होगा, 10 कार का कितना होगा, 50 कार का कितना होगा, तो वो बढ़ता जाएगा ना, इसलिए किलो न्यूटन में होता है। न्यूटन में बहुत कम लेते हैं, लेकिन फिर भी हम जो बात करते हैं ना इसकी स्ट्रेस की वैल्यू, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि यही न्यूटन पर एम स्क्वायर में ही बोले, किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर में बहुत कम बोलते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी लेवल पे आपका काम कितना ज्यादा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे सब कुछ। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई है सर। जी ग्रेट रविंद्रन जी, आपका बात सही है, ये सही है। ठीक है, तो ये आपकी बात ठीक है, ये इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं अगेन कहूंगा, प्लीज आज सोने से पहले आप वो सारी वीडियोस देखेंगे जो मैंने ऐप में डाल रखी हैं। ऊपर लिखा है बेसिक्स ऑफ मशीन डिजाइन, मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें एनिमेशन भी यूज कर रखी है, उसमें काफी चीजें यूज कर रखी हैं। और अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले खत्म कर लेते हो इस मशीन डिजाइन से पहले, तो और ज्यादा आपके लिए भी फायदा है, मेरे लिए भी है। मुझे बहुत कम एनर्जी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ये सब जो मैंने कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर ये ऑलरेडी करवा रखा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैंने स्पेशल करा कि आपको थोड़ा सा स्टार्ट मिले। अचानक से आपके ऊपर लोड नहीं डालूंगा मशीन डिजाइन का, अचानक से नहीं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन के आप सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, और ये सेम है, ठीक है, इस तरह से सेम है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको दे देता हूं, आपको बना के क्वेश्चन दे देता हूं, और इसमें जो चेंजेस आएंगे आप मुझे वो व्हाट्सएप कर देंगे कि सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, मुझे भी पता है बहुत कम लोगों का मेरे पास मैसेज आएगा, लेकिन मुझे देना मेरा फर्ज है कि ये काम तो मैंने देना ही देना है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सर्कुलर रॉड है वही, तो ये 30 mm का डायमीटर है, ये चेंज कर रहा हूं थोड़े थोड़े, ठीक है, और ये 60 किलो न्यूटन का फोर्स है, और ये मेरे पास लेंथ जो है वो 1000 mm की है, 1000 mm की है, और बाकी हमारे पास सेम है। अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और देखेंगे आंसर किन लोगों का मेरे पास आता है। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू सो मच। कल दोबारा मिलेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। गुड नाइट।